हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो सेल्यूलर गैमेटोफाइट बना है, कोशिकीय युग्मकोद्भिद बना है, उस कोशिकीय युग्मकोद्भिद से स्त्रीधानी का विकास कैसे होता है साइकस के अंदर। साइकस के अलग अलग स्पीशीज में आर्किगोनियम के डेवलपमेंट का नंबर्स अलग अलग होता है। लगभग 2 से लेकर के 8 तक आर्किगोनियम बनती है साइकस की डिफरेंट स्पीशीज में। जो फीमेल गेमिटोफाइट बना है, इस फीमेल गेमिटोफाइट की कोई भी सुपरफिशियल सेल या पृष्ठीय कोशिका जो है, उस कोशिका ये कोशिका आकार में फूल करके बड़ी हो जाती है, जिसे हम आर्किगोनियल इनिशियल या स्त्रीधानी आद्यक कहते हैं। इस आर्किगोनियल इनिशियल में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, जिससे कि ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ प्राइमरी नेक सेल्स बनेंगी और नीचे की तरफ सेंट्रल सेल बन जाती है। इन प्राइमरी नेक सेल में से वर्टिकल डिवीजन होता है, जिससे कि 2 नेक सेल्स या 2 ग्रीवा कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जब निषेचन होने वाला होता है, फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, तो ये जो 2 नेक सेल है, फिर से इनमें डिवीजन होता है, जिससे कि 4 नेक सेल बन जाती है। अब नीचे की जो सेंट्रल सेल है, ये सेल भी अपने आकार में बड़ी हो जाती है, इसका केंद्रक भी बड़ा हो जाता है और इसका जो न्यूक्लियस है सेंट्रल सेल का, वो न्यूक्लियस डिवीजन करता है, जिससे कि एक बड़ा एग न्यूक्लियस बनता है और एक छोटा वेंटर कैनाल न्यूक्लियस या अंडधा नाल केंद्रक का निर्माण होता है। साइकस में जो एग बनता है या अंड बन रहा है, वो सभी प्लांट, जो जितने भी जीवित प्लांट है, उनमें सबसे बड़ा एग पाया जाता है साइकस के अंदर साइज में। साइकस के आर्किगोनियम में, मेच्योर आर्किगोनियम की यहाँ बात हो रही है, उसमें 2 से 4 तक नेक सेल्स पाई जाती है, एक एग सेल पाई जाती है और इसमें किसी प्रकार की नेक कैनाल सेल नहीं पाई जाती है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की क्रिया लगभग को पूरा होने में लगभग 1 साल लग जाता है। स्पर्म से जो पोलन ट्यूब निकल रही है, वो पोलन ट्यूब न्यूसिलस के जो टिश्यूज हैं उनको फाड़ती हुई या उनको चीरती हुई ये जो पोलन ट्यूब है, वो पोलन ट्यूब आर्किगोनियल चैम्बर तक पहुंच जाती है। जब पोलन ट्यूब आर्किगोनियल चैम्बर में पहुंच जाती है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण पोलन ट्यूब फट जाती है और जो मेल न्यूक्लियस है या मेल गेमिटोफाइट है, वो मेल गेमिटोफाइट इसकी आर्किगोनिया के अंदर बहुत तेजी से खींच लिए जाते हैं। जनरली देखा गया है कि एक आर्किगोनियम में एक मेल गेमिट ही प्रवेश करता है। मेल गेमिट का न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस मिलकर के एक डिप्लॉइड oospore या निषिक्तांड का निर्माण करता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आर्किगोनियल चैम्बर है, उसमें जब आर्किगोनियल चैम्बर में मेल गेमिटोफाइट रिलीज होते हैं, तो वो 1 से ज़्यादा मेल गेमिटोफाइट आर्किगोनियम में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन फ्यूजन केवल एक मेल गेमिट का ही होगा, जिससे जो दूसरे मेल गेमिट उसमें प्रवेश कर चुके हैं, वो मेल गेमिट नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार 1 से अधिक मेल गेमिट का आर्किगोनियम में पहुंचना पॉलीस्पर्मिया, बहुशुक्राणुता कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो जो एम्ब्रियो बना है या oospore बना है, ये oospore स्पोरोफाइटिक जनरेशन की या बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका कहलाती है, जिसे हम मदर सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी कह सकते हैं। यह oospore बिना किसी रेस्टिंग पीरियड के डिवीजन स्टार्ट कर देता है और ये केंद्रक आकार में बड़ा होकर के जो पूरी आर्किगोनियम है उसको घेर लेता है और इसमें फ्री सेंट्रल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिससे 256 फ्री सेंट्रल न्यूक्लियस बन जाते हैं, मुक्त केंद्र की न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब ये सारे केंद्रक पेरिफेरी की तरफ, परिधि की तरफ चले जाते हैं और बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल का डेवलपमेंट हो जाता है। ये जो केंद्रक है, वो केंद्रक ऊपर की तरफ
कम होते हैं, नीचे की तरफ केंद्रकों की संख्या ज़्यादा होती है। अब पेरीफेरी से परिधि की तरफ जो केंद्रक है वहाँ से इनमें वॉल डिवीजन या भित्ति निर्माण शुरू होती है, जिससे कि प्रो एम्ब्रियो या प्राक भ्रूण संरचना कोशिकीय संरचना बन जाती है। ये जो प्रो एम्ब्रियो है इसे हम 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रो एम्ब्रियो का पहला भाग होता है पोस्टोरियल रीजन या चूष्कांग क्षेत्र, जो कि बीजांडद्वारी क्षेत्र की तरफ होता है। दूसरा पार्ट है सस्पेंसर रीजन या निलंबक क्षेत्र, जो कि मध्य का जो रीजन है उसे हम सस्पेंसर रीजन कहते हैं। ये सस्पेंसर रीजन काफ़ी लंबी नलिके जैसी संरचना होती है, नलिकाकार संरचना है, जो कि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर पुश करने का काम करता है, जिससे कि वो एंडोस्पर्म से अधिक पोषण प्राप्त कर सके। और तीसरा रीजन होता है एम्ब्रियोनल रीजन या भ्रूणीय क्षेत्र। एम्ब्रियोनल रीजन सस्पेंसर रीजन से लगा हुआ पार्ट होता है, जो कि एम्ब्रियो का मेन पार्ट है। यहीं पर एम्ब्रियो बनता है और करीब एम्ब्रियो फॉर्मेशन में लगभग 1 साल लग जाता है। कुछ समय बाद में जो एम्ब्रियोनल रीजन है उस रीजन की सेंटर की वृद्धि रुक जाती है और जो दोनों लेटरल पार्ट्स है वहाँ पर तेज गति से वृद्धि होती है, जिससे कि 2 असमान अनइक्वल बीजपत्र या कोटाइलिडन्स का निर्माण हो जाता है। इन दोनों कोटाइलिडन्स के बीच में जो खांच है, इस खांच से प्रांकुर का डेवलपमेंट होता है, जिससे कि आगे जाकर के प्लांट के एरियल पार्ट्स का डेवलपमेंट होगा और इसी प्रकार जो रेडिकल बनता है, इस रेडिकल से प्लांट की रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। अब बात करते हैं सीड की। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज हो जाता है और इस ओव्यूल के डेवलपमेंट में जो इनर फ्लेशी लेयर थी, वो इनर फ्लेशी लेयर भी पोषण के काम में आ जाती है और न्यूसेलस का अधिकतर पार्ट भी इसके न्यूट्रिशन के काम में आ जाता है। एक मैच्योर सीड डार्क रेड और ब्राउन कलर का, ऑरेंज कलर का दिखाई देता है और इस सीड के ऊपर जो आउटर कवर होता है, जिसे बाह्य बीज चोल या टेस्टा कहा जाता है, उससे ये कवर्ड रहता है। बीज पर मुख्य तौर पर 3 कवर पाए जाते हैं, 3 आवरण पाए जाते हैं। सबसे बाहरी जो कवर होगा, जो कि रंगीन और फ्लेशी होता है, मांसल प्रकृति का होता है। मध्य का परत जो कि कठोर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना रहता है और अंदर की जो परत है वो म्यूसिलेजिनस झिल्ली की बनी रहती है, पतली झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर होता है। तो ये 3 कवर सीड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। टेस्टा या जो बाह्य बीज चोल है वो सुगंधित होता है और मीठा होता है, और इसी गुण के कारण जो पशु पक्षी है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे कि डिस्पर्जल में बहुत हेल्प मिलती है। बिना किसी रेस्टिंग पीरियड के साइकस के सीड में जर्मिनेशन प्रारंभ हो जाता है। बीजांडद्वारीय भाग की ओर से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे कि टेस्टा या बीज चोल जो है बाहर का कवर वो फट जाता है और प्राथमिक मूलांकुर और प्राथमिक प्रांकुर जो है वो बाहर निकल आते हैं। जो दोनों बीज पत्र है वो बीज पत्र जमीन में ही दबे रहते हैं और केवल प्रांकुर और मूलांकुर ही प्रांकुर जो है वो जमीन से बाहर और मूलांकुर अंदर की तरफ ग्रो करने लगते हैं। हाइपोकोटाइल रीजन से या बीज पत्राधार से लैटरल रूट का डेवलपमेंट होता है, पार्श्व मूल का डेवलपमेंट होता है और यही लैटरल रूट आगे जाकर के कोरोलाइड रूट का निर्माण करती है, जो कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करती है, वृद्धि करती है और इसे हम कोरोलाइड रूट कहते हैं या प्रवाल मूल कहते हैं। जो प्रांकुर रीजन है उस रीजन से फोटोसिंथेटिक लीव्स का निर्माण होता है, जो कि प्लांट के लिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। साइकस के
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें या आर्थिक महत्व की बात करें तो इसे हम जो साइकस रिवोल्यूटा है उसे हम सागो पाम कहते हैं, और ये सेगो पाम से जो साबूदाना है वो बनाया जाता है। इसके साथ ही ये एक ऑर्नामेंटेड प्लांट के तौर पे भी ग्रो करवाया जाता है। इससे बहुत सारी टोकरी और टोपी या झाड़ू वगैरह बनाई जाती है। बहुत सारे जो लोग हैं इनसे रस्सी बनाते हैं या बहुत कभी कभी कपड़ा बनाने में भी इसका यूज़ लिया जाता है। साइकस रम्फाई जो स्पीशीज है उससे गोंद प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार साइकस पैक्टिनेटा जो स्पीशीज होती है उससे औषधीय प्लांट की तरह काम में लिया जाता है। साइकस को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने में लगभग 3 साल लग जाते हैं, और साइकस की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइटिक यानी कि डिप्लॉइड और गेमेटोफाइटिक यानी कि हैप्लॉइड फेज अल्टरनेट पाई जाती है। स्पोरोफाइट डोमिनेंट कंडीशन में होता है, जबकि जो गैमेटोफाइट है वो काफ़ी स्मॉल रिड्यूस्ड और स्पोरोफाइट पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर oospore के बाद में जब सीड जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन से साइकस के मेल और फीमेल प्लांट जो बनेंगे वो स्पोरोफाइटिक कंडीशन में होंगे, और इन दोनों में ही मेल प्लांट में मेल कोन और फीमेल प्लांट में फीमेल स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा। और इस कंडीशन के बाद में यहाँ पर मियोसिस पाया जाता है, और मियोसिस से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। मियोसिस से माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनेंगे, उनके फर्टिलाइजेशन से oospore बनेगा। तो ये जो पूरी लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल में हम देख रहे हैं कि जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन है वो डोमिनेंट है। इस प्रकार यहाँ साइकस की पूरी लाइफ हिस्ट्री समाप्त होती है। थैंक यू।